हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। उसी संबंध में हम यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के जो एग्जाम है उसकी तैयारी आपको करवा रहे हैं। और उससे पहले मैं कई सारी बुक्स इसमें अपलोड कर चुका हूँ। परीक्षा वाणी की एनवायरमेंट इकोलॉजी की बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं और 2 हम प्रैक्टिस सेट्स की बुक कवर कर चुके हैं। अब हम घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बुक आती है। इससे पहले मैं इसके 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं और ये हमारा इसका तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? उस समय रहा था ये वन और स्थायी शहर। अगर मैं आपको 2023 में भी बन चुका है, 21 मार्च को ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस बार का जो विषय है वो है हमारा फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ठीक है, यानी वन और स्वास्थ्य इस बार का विषय। ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी क्विज डाला था। तो अगर आपको रेगुलर क्विज सॉल्व करने हैं तो प्लीज आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित क्विज भी मिलेंगे जो कि एनवायरमेंट से इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर क्विज भी आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति क्षेत्र कितना है? तो लगभग 1/3 आपका 33%, ऑप्शन बी। अगला, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, 33%। पर्यावरण संतुलन, ये वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। राष्ट्रीय वन नीति में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वनों रखने का प्रावधान है? सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन, 1/3, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पहला ही क्विज था। और जो नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। 1952 के अनुसार टोटल 4 क्लासिफिकेशन है। पहला है आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरा आपका कंजर्व्ड फॉरेस्ट, उसके बाद आपका विलेज फॉरेस्ट और चौथा आपका ट्री लैंड, यानी वृक्ष भूमियां, ठीक है। 4 क्लासिफिकेशन इसमें दिए गए हैं, तो आपका नीचे आप पढ़ सकते हैं। अब अगला देखते हैं, वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए पीड़नाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संदर्भन, ठीक है। व्यापक कीटनाशकों और पीड़कनाशकों और कीटनाशकों का इसमें कोई प्रोविजन आपका नहीं था, ठीक है। ऊपर के तीनों इसमें 1988 की जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति है उसके प्रोविजन है। आपका डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। इसके पूरे पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना सही उत्तर चुने। पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका ये दोनों, एक तो सोशल फॉरेस्ट्री वाला काफी इंपॉर्टेंट फीचर था, ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री, और एक आपका देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, यानी 33%, ठीक है। आप देखते हैं हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इससे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपके 1 या 2 प्रश्न इस चैप्टर से जरूर बनेंगे। आगे देखते हैं, यहां से हमारे प्रश्न शुरू है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कुल कितना है? तो देखिए अगर बात करें, ये 2001 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पुराना है। अब हमारी नई रिपोर्ट आ गई है 2021 की। तो 2021 के अनुसार टोटल जो हमारा है वो है 24.61%। अगर हम बात करें, सॉरी 24.61% में बता रहा हूँ आपको, 62% माफ कीजिएगा। और हमारा जो फॉरेस्ट का है वो कितना है? 21.71%। और जो ट्री है हमारे वो है 2.91%, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो 21%, 21 क्या बल्कि 22 भी है यहाँ पर। उस समय 21% रहा होगा। अगर यहाँ पर आप नीचे पढ़ें, ISFR 2021 के अनुसार भारत के कुल 21.17% अर्थात लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पर वनों का विस्तार है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। वन की स्पेशली पूछ रहा है आपसे, टोटल फॉरेस्ट कवर नहीं, यहाँ पर केवल वनों का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर अब आएगा क्वेश्चन तो आपका 21.71 और 2.91, आप ये याद रखिएगा। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशतांश आपका वनों के अंतर्गत है? तो अब मैंने आपको बता दिया, पुराना वाले डेटा याद करने का कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ इसको इस तरीके से याद कीजिए। अगर आपसे अब प्रश्न बनेगा तो यहाँ पर 2021 के अनुसार पूछेगा, तो आपका बनेगा 21.71%। ये आपका कितना है? ये आपका फॉरेस्ट कवर है। और अगर आप ट्री कवर की बात करूं तो कितना है? 2.91%, यानी टोटल 24.62%।
ठीक है, अलग अलग याद कीजिएगा क्योंकि आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है। बाद में इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको दोनों याद कर लेंगे तो आपको अपने आप टोटल याद हो जाएगा। 2015 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिक प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत था? तो 2015 की बात कर रहा है। अगर मैं आपको आपका बताऊं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको पता है आंसर इसका मिजोरम था, उस समय भी यही था। तो मिजोरम का लगभग आपका 84.53% वनों के अंतर्गत आता है। दूसरी रैंक आपकी अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश का एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे टोटल फॉरेस्ट कवर पूछे जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया है, वो वहां पर भी सेकंड रैंक अरुणाचल प्रदेश की ही है। ठीक है, अगर परसेंटेज में पूछे तो मिजोरम की रैंक बनाती है, अगर टोटल एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश की रैंक बनाती है। तो मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर भी मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, इसको याद रखिएगा। नीचे आप अवरोही क्रम देख सकते हैं, सबसे ज्यादा मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मेघालय में और फिर नागालैंड में है। और यहाँ पर देखिए बेसिकली और इनसे भी ज्यादा लक्षद्वीप में भी है और अंडमान निकोबार में भी है। ठीक है, वो यहाँ पर ऐड इन्होंने नहीं किया क्योंकि ये स्टेट्स इन्होंने पूछा है। अगला, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूर्व भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? इसने देखिए टोटल अब पूछा है आपसे। उस समय की बात करें तो कितना था? 24.16। अगर मैं बताऊं आपको 24.62% है इस समय। ठीक है, जो हमारा लेटेस्ट डेटा है 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें, 2023 की भी रिपोर्ट इस साल आ जाएगी। ठीक है, कौन इसको जारी करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में स्थित है, और ये इसका 17th एडिशन था। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट नहीं है, बाई एनुअल रिपोर्ट है, यानी हर 2 साल में एक बार आती है। ठीक है, एवरी 2 ईयर। ठीक है, एक बार पब्लिश की जाती है हर 2 सालों में। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो उस समय ये 21.54 था, अब कितना है वनाच्छादित? 21.71%। नीचे आप पढ़ सकते हो। ये देखिए क्वेश्चन ऐसे, आप इसको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपसे हमेशा वो क्या करेगा, आपको कभी वन का पूछ लेगा, कभी ट्री का पूछ लेगा। तो याद रखिएगा टोटल, आप कभी गलती से टोटल मत लगाइएगा, क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा कि आपसे ट्री कवर पूछ रहा है या टोटल फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, इस तरीके से आप ध्यान दीजिए। फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अगर अभी की बात करूं आपसे तो मैं आपको बता चुका हूं 24.62%। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से टोटल फॉरेस्ट कवर 24.62% है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। आगे, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो उस समय जो जनजातीय जिलों की संख्या अगर बात करें तो नागालैंड और मेघालय दोनों में बराबर बराबर थी, इसमें भी 11 थे और इसमें भी 11 थे, तो इसके 2 आंसर यहाँ पर सही थे, ये आप पढ़ सकते हो नीचे। ठीक है, 8वां, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। तो आप लगा लीजिए, सबसे पहले 1, फिर आपका 3, फिर आपका 4, 2, 1, 3, 4, 2 ऑप्शन बी में है। भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? तो अगर बात करें नई रिपोर्ट के अनुसार तो मैं आपको बता चुका हूं 24.62%। उपग्रह सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो देखिए अगर हम बात करें वनों की, ठीक है, यहाँ पर वन आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर सबसे निकटतम उत्तर ये सी कह रहा है क्योंकि हमारा टोटल वनों से कितना है 21.71% लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा वन के क्षेत्र की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश है। देखिए मैंने आपसे कहा था, अभी दिखाता हूं मैं आपको, इसमें तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जो सेकंड रैंक है वो अरुणाचल प्रदेश की आती है। इन्होंने चारों ऑप्शन आपको जो दिए हैं उसका फॉरेस्ट कवर आपको बताया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्र किसके अंतर्गत पाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इसमें देखिए मध्य प्रदेश आपका नहीं दिया ऑप्शन में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है और सेकंड रैंक आपके अरुणाचल प्रदेश में है। परसेंटेज वाइज भी अगर मैं बात करूं तो पहली रैंक आपकी मिजोरम की है। ठीक है, फिर से बार बार आपको बता रहा हूं, और दूसरी रैंक आपकी यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश की ही है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा। अगला, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हमारे यहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सेकंड रैंक किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? फिर वही क्वेश्चन, मध्य प्रदेश।
भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो किसका है? मिजोरम का 84.53। फिफ्थ रैंक किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की 79.33। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? फिर वही तो प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम की रैंक 1 है। आगे, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत हमें मिलता है, तो वनों का हमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज मिलेगा कहां पर मिलेगा? मिजोरम में। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो सबसे ज्यादा कौन सा है? मिजोरम। प्रतिशत वन क्षेत्र अधिकतम है, अगर हिमाचल ऑप्शन में होगा तो मिजोरम होगा तो मिजोरम ही होगा, ये रहा ऑप्शन सी। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल, देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। जिस राज्य में पाया जाता है तो देखिए इसका मिजोरम आंसर नहीं होगा। अति सघन वन क्षेत्र आपको मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है उसमें आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, इस तरीके की कैटेगरी उसमें रहती है। तो आपसे ये पूछ रहा है वेरी डेंस फॉरेस्ट वाली कैटेगरी की अति सघन वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसमें है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर आप देख सकते हो अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश, सेकंड रैंक आपकी यहाँ पर ऑप्शन वाली दिखा रहा है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आपके इतने हैं और आपके उड़ीसा में 7213 है। तो मध्य प्रदेश में देखिए अति सघन वनों का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में डेंस फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? तो किसका? सभी को पता है, मिजोरम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, ये बिल्कुल गलत है, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। हरियाणा सबसे कम फॉरेस्ट कवर है, तो चारों स्टेटमेंट देखिए आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में याद रखिएगा सबसे कम फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। नागालैंड में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य नहीं है। एरिया के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश है, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मिजोरम है। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, आपके वृक्ष से आच्छादित क्षेत्र सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको पूर्वी दक्कन में। ठीक है, पूर्वी दक्कन में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है, आप बात कर रहा है आपसे सघन वनावरण का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF बोलते हैं, तो 3.04 2021 की बात कर रहा हूं। और अगर बात करूं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की या मध्यम सघन वन, तो ये आपका 9.33, तो इसको जोड़ लीजिए, लगभग 12.37% आपका टोटल है। सबसे क्लोज आंसर यहाँ पर 12% आपका होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अलग से देखिए ऐसे भी पूछे जा रहा है, यूपी PCS का है, वन दरोगा का पेपर है, अलग से भी आपसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट 3.04% और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट आपका 9.33, तो टोटल आपका डेंस फॉरेस्ट का कवर कितना है? 12.37%। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट आपसे अधिकतम पूछा तो अरुणाचल प्रदेश, अब कह रहा है वेरी डेंस फॉरेस्ट का क्षेत्रफल न्यूनतम किसमें है? तो ये आपका अलवर में है, ऑप्शन सी। राजस्थान का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग अथॉरिटी के अनुसार निम्न में से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो किसमें है? आपको पता है, अगर यहां पर देखें अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मिजोरम यहां पर है नहीं ऑप्शन में, तो अरुणाचल प्रदेश ठीक आंसर होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की रैंक 2 है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में से लगभग 40% सघन वन क्षेत्र है। देखिए 40% तो कहीं से कहीं तक नहीं है सघन वन क्षेत्र, आपको मैंने दिखा दिया। सघन वन कितना था? लगभग 12.37%। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्रों को वनों से ढकना है, ये बिल्कुल ठीक है। 33% से फॉरेस्ट कवर हमें देश में लाना है, तो आपका ऑप्शन बी केवल यहां पर ठीक होगा। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसमें कुल वन भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक पर वन आच्छादित है? तो देखिए परसेंटेज हिसाब से बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें यह पूछ रहा है कि कौन से स्टेट्स का ग्रुप ऐसा है जिसमें सब में फॉरेस्ट कवर आपका 75% से ऊपर है? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। यहाँ पर फॉरेस्ट कवर 75% से ऊपर है, आप देख सकते हो। नागालैंड में 2021 में 73, लेकिन इस बार देखिए कम हो गया। अगर हम बात करें 2021 में, ठीक है, ISFR 2021 के अनुसार नागालैंड में 75 अब नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में 79 है और इवन मणिपुर में भी देखिए ये नहीं है। ठीक है, प्रश्नकाल में विकल्प बी सही था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार आप देख लीजिए, नागालैंड में भी 75 से कम है,
मणिपुर में भी आपका 75 से कम है, केवल अरुणाचल प्रदेश में आपका 75 से ज्यादा है। यहां पर देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, नॉर्थ ईस्ट में 76 है, असम में तो बहुत कम है और मध्य प्रदेश में बिल्कुल ही कम है। किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो 80% से अधिक क्षेत्र आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रश्न काल में, लेकिन इस बार तो इसमें भी कम है, 79.33% है। ठीक है, तो अगर 2021 के हिसाब से क्वेश्चन बनता तो आपका कोई भी उत्तर इसमें से सही नहीं होता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी अब 79.33% आपका वन क्षेत्र है। उस समय 80% से वहां पर ज्यादा था। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, मैंने आपको बताया 42.35% सबसे ज्यादा एरिया किसका है? वेस्ट बंगाल में सुंदरबन का, और दूसरी रैंक आपकी है गुजरात की। ठीक है, सेकंड रैंक आपकी गुजरात की है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित या रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना था? तो 2011 का अब हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं, उस समय तो देखिए 7% है। अगर मैं आपको अब दिखाऊं अब का डेटा, ऊपर अगर आप पढ़ेंगे, यहां पर आप पढ़िए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 17,334 है, जो अभी भी लगभग देखिए उतना ही है, 7.22%। ये प्रश्न आप देखिए फैक्ट जरूर पढ़िए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हिसाब से ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन या कुल क्षेत्र के संदर्भ में वन क्षेत्र का प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न भी देखिए काफी अच्छा इन्होंने बनाया है। सबसे कम आप सभी को पता है हरियाणा, तो हरियाणा तो आपका लास्ट में ही आएगा। महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, तो मणिपुर की रैंक 1 आएगी, क्योंकि मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में है, वहां पर जंगल फिर भी काफी है। बात करें तो 3 पहले आएगा, 1 लास्ट में आएगा, तो हमारे 2 विकल्प केवल बचते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तीसरी रैंक किसकी होगी? तीसरी रैंक आपकी होगी महाराष्ट्र की, फिर चौथी रैंक आपकी उड़ीसा। तो 3, 4, 2, 1 इसमें सही होगा ऑप्शन ए। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें अगर हम देखें 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, या वैसे ही देखें, तो सबसे ज्यादा देखिए, अब मैं 2021 के हिसाब से बताऊं तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, 1 रैंक इसकी है, छत्तीसगढ़ में दूसरी रैंक है, फिर आपका तीसरा अरुणाचल प्रदेश है, फिर चौथा आपका आंध्र प्रदेश है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 1, 2 आपका 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 देखिए कोई विकल्प इसमें 2021 के हिसाब से तो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, प्रश्नगत राज्यों के अभिलिखित वन क्षेत्र के आधार पर बनाया गया है, जिसके अनुसार 2021 में विकल्पों में प्रदत्त आपके राज्यों का अभिलेखित क्षेत्र इतना है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया उड़ीसा, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश और फिर आपका आंध्र प्रदेश। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 0.08 हेक्टेयर। वैसे तो वहां का प्रश्न है, यहाँ पर आने का इसका चार्जेस कमी है। ठीक है, अब देखते हैं आयुसीएन और विभिन्न संकटापन्न प्रजातियां। ये प्रश्न भी, इससे भी बहुत प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। गैविलियस या घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, तो गैविलियस या घड़ियाल आपको बहुतायत में कहां मिलेगा? गंगा नदी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी जो गेरुआ रिवर आप बोलते हो, गिरवा रिवर उसको लिखा जाता है। ठीक है, जो आपके करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर बहती है, वहां पर भी ये मिलते हैं आपको। वैसे सबसे ज्यादा संख्या आपको इसकी कहां मिलेगी? चंबल सेंचुरी, जो कि 3 राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है। कौन कौन से? राजस्थान, यूपी और आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, वहां पर भी आपको सबसे ज्यादा संख्या इनकी देखने के लिए मिलेगी। मगरमच्छ, हाथी, इनमें से कौन सी संकटापन्न जातियां? देखिए दोनों ही आपकी संकटापन्न जातियां। ये मैंने आपको जब एलिफेंट रिजर्व वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने पूरा आपको आईयूसीएन स्टेटस दिखाया है। और मगरमच्छ का भी अभी हमने जब मैंने आपको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाला टॉपिक दिया है 22वां और 23वां, उसमें हमने मगरमच्छ परियोजना जो कि 1975 में स्टार्ट की गई थी, उसका मैंने पूरा बताया। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक होगा, दोनों ही आपकी संकटापन्न प्रजातियां हैं। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली पगमार्क तकनीक हो गई, इसके अलावा एक होती है आपकी कैमरा ट्रैप। ये बेसिकली आपकी जब आप सेंसस वगैरह करते हो या इनकी गणना करते हो, टाइगर्स वगैरह की या पशुओं की, उसमें यूज की जाती है टेक्निक। तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी कैमरा ट्रैप हो गई और पगमार्क, ये दोनों सबसे फेमस है। 5वां, तारा कछुआ या स्टार टॉर्टोइस, मॉनिटर लिजर्ड या मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर और स्पाइडर वानर, इसमें से कौन से प्राकृतिक रूप में भारत में पाए जाते हैं? देखिए स्पाइडर वानर आपको भारत में नहीं मिलेगा, ये बेसिकली मिलता है सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है, यानी आपका 1, 2 और 3 यहां पर सही होगा, ऑप्शन ए। एशियाई जंगली गधा, बारहसिंगा,
चिंकारा नीलगाय। देखिए बारहसिंगा वगैरह का थोड़ा सा मुझे याद है, तो इसमें इसका बेसिकली होता है रुसर्वस डुआसैनी। ठीक है, तो आपका बी का हो गया दूसरा, बी का दूसरा और ए का तीसरा, तो यानी ए का होगा तीसरा हमारा जंगली गधे का आपका इक्कस हेमियोरस। अब बात करते हैं चिंकारा की और आपका गजेला बेनेट्टी। चिंकारा क्या हो गया आपका, चिंकारा आपका हो गया गजेला बेनेट्टी, और नीलगाय क्या हो गई आपकी बोसलाफस आपका ट्रैगो कैमेलस। तो आपका कौन सा इसमें सही होगा, ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का हमने मिलाया चौथा, ए का तीसरा, सी का चौथा, ऑप्शन बी यहां पर आपका ठीक होगा। निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए, घड़ियाल, चरमपीठ कुर्मिया, लेदरबैक टर्टल और अनूप मृग, इसमें से कौन से आपके संकटापन्न है। तो अगर मैं बात करूं इसमें से आपके तीनों ही ये संकटापन्न प्रजातियां हैं, IUCN की रेड डेटा बुक में ये शामिल है। और क्रिटिकली घड़ियाल तो देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसको तो जरूर पढ़िएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। घड़ियाल आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। मैंने आपको ऊपर बता दिया, चंबल नदी में। उत्तर प्रदेश में भी कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वहीं पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसका वैज्ञानिक नाम भी आप जरूर पढ़िएगा, गैवियलिस गैंगेटिकस। देखिए नाम में भी गैंगेटिकस है, यानी आपको गंगा नदी में काफी देखने के लिए ये मिलेंगे। ठीक है, तो गैवियलिस गैंगेटिकस इसका साइंटिफिक नेम है। अगला, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है। ये अभी पिछले हफ्ते भी देखिए न्यूज में था। ठीक है, अभिषेक सर ने इसका फोटो भी शेयर किया था। यह समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। यह जंगली होता है और इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। ऊंट अगर आपके बहुत कमी कोई जंगली आपको देखने के लिए मिलेगा, ज्यादातर ये सब आपके एक तरह से डोमेस्टिक यूज में भी काम में लिए जाते हैं। तो आपका 1 और 2 यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, यही है देखिए। और अगला देखते हैं टॉपिक अब हमारा, वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास, यानी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जन वन योजना आपकी आई थी झारखंड। झारखंड का क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। तो ये की गई है आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और एक प्रश्न हिमाचल प्रदेश से और बनता है, भारत में सबसे पहले कार्बन क्रेडिट वाला जो राज्य है, ठीक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत मिलता है, तो कार्बन क्रेडिट वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही है, ये भी याद रखिएगा। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, सभी गतिविधियों की छूट, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। देखिए प्रतिबंध भी सभी गतिविधियों पर नहीं लगाया जाता और सभी गतिविधियों में छूट भी नहीं जाती। बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर छूट, यानी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कुछ आपको रिजर्व एरिया में या फिर संरक्षित वनों में आपको कुछ। तो यहाँ पर आपका क्या उत्तर सही होगा, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया। 1972 में आया। 1970 भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1970 में आपका प्रोजेक्ट हंगुल, ठीक है, हंगुल जिसको आप कश्मीरी स्टैग बोलते हो, और ये कहां पर मिलता है आपको, दाचीगाम। ठीक है, दाचीगाम नेशनल पार्क में मिलता है। अभी इनकी गणना भी की गई थी, तो इसकी कुछ संख्या हमें ओवेरा अरु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी देखने के लिए मिली है। याद रखिएगा, ओवेरा अरु वन्यजीव अभयारण्य ये आपका साउथ कश्मीर में स्थित है। ठीक है, वहां पर भी इसकी कुछ संख्या इस बार जो गणना की गई उसमें देखने के लिए मिली। तो 1970 में प्रोजेक्ट हंगुल आपका स्टार्ट किया गया था। थोड़ा सा इसमें फैक्ट देख लेते हैं। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में सभी को बताया, 6 शेड्यूल इसमें शामिल है। अगला देखते हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 1972 में। 1980 भी काफी इंपॉर्टेंट है, और 1970 सॉरी माफ कीजिएगा 1970, 1981 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एयर पॉल्यूशन एक्ट आपका आया था। ठीक है, और 1980 में भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। 1970 में मैं आपको बता चुका हूं, प्रोजेक्ट हंगुल। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। 1975 क्यों इंपॉर्टेंट है आपका, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल इसमें आया था। ठीक है, क्रोकोडाइल प्रजनन जो परियोजना थी सरकार की, वो इसमें आई थी। ये हम ऊपर कर चुके हैं, वैसे फिर भी करा देता हूं। 1972 जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। इसको लगा लीजिए, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आएगा। आगे देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण माफ कीजिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण 1981 जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, जल प्रदूषण 1974,
इसमें ही देखिए आपका सीपीसीबी जो केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी स्थापना 1974 के तहत ही की गई है। इसके जो कार्य हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल में 1981 में निर्दिष्ट किए गए हैं, ये याद रखिएगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसकी स्थापना वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 के तहत की गई है। इसके जो कार्य हैं वो एयर पॉल्यूशन एक्ट के तहत आपके निर्दिष्ट किए गए हैं। तो कौन सा सही होगा आपका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। भारत में 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर कितना कर दिया गया है? पहले देखिए ये 20 साल था, ठीक है, अब इसको घटाकर 5 साल कर दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसके निहितार्थ क्या है? तो बेसिकली देखिए जो शेड्यूल 1 है और आपका पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, ठीक है, इसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो इसे वही संरक्षण प्राप्त है जैसा कि बाघ को। तो शेड्यूल 1 में आपकी सबसे ज्यादा जो थ्रेटेंड स्पीशीज है वो रखी गई हैं। अगर कछुए को आप इसमें डालोगे तो उसको भी बिल्कुल वैसा ही संरक्षण मिलेगा जैसा कि टाइगर को मिलता है। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? देखिए शेड्यूल 6 में आपके प्लांट्स आते हैं जिसको आपको अगर उगाना है तो आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है, यानी उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है जो शेड्यूल 6 में है। 5 से 6 इसमें केवल प्लांट्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बेडोम साइकड है, ब्लू वेंडा है, रेड वेंडा है, कुछ है, लेडी स्लीपर ऑर्किड और पिचर प्लांट या घटपर्णी है, ठीक है। इनके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। शेड्यूल 6 में ये 6 प्लांट्स हैं, याद रखिएगा। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? घड़ियाल देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसको तो बिल्कुल नहीं कर सकते। भारतीय जंगली गधा, इसके लिए पूरा संरक्षित क्षेत्र आपके लिटिल रन ऑफ कच्छ में बनाया गया है, यानी वाइल्ड एस सेंचुरी जो कि गुजरात में स्थित है। और जंगली भैंस देखिए ये आपका जो वाइल्ड बफेलो है इसका भी आप नहीं कर सकते शिकार, तो इन तीनों का आप शिकार नहीं कर सकते। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका ए सबसे अच्छा उत्तर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980। 1981 में क्या आया है आपका? एयर पॉल्यूशन एक्ट। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980। 1988 में क्या आई है हमारी? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के भारत सरकार को क्या सशक्त करता है? वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। ठीक है, देखिए मानक निर्धारित करे, तो अगर यहाँ पर हम बात करें सही उत्तर की तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, स्टैंडर्ड निर्धारित करे। और पहला वाला जो था वो वहां पर सही नहीं है, आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हो। अगर हम डिटेल में आपको बताऊं, पर्यावरण संरक्षण 1986 भारत को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्तारण के मानक निर्धारित करे। तो जो आपका स्टेटमेंट 2 है वही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात कर रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत वन्यजीव संस्थान कहां पर है? तो ये देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका देहरादून में ही स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान, वही सेम क्वेश्चन पूछा आपसे, तो ये देहरादून में स्थित है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर देखिए वही क्वेश्चन आया, ये भी देहरादून ही का आंसर है। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है? कितने वर्ष के लिए? आपका 10 वर्षों के लिए। ठीक है, 10 वर्ष की अवधि के लिए। निम्नलिखित में कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सी संस्था नहीं है? जो आपका सर्वे ऑफ इंडिया है या भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, ये इससे संबंधित नहीं है। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है। इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। इसका संबंध पर्यावरण से नहीं है, तो देखिए काफी पुरानी ये संस्था है। आगे, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC यानी टिफैक समझौता ज्ञापन MOU पर यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। CEFRE का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी।
आगे देखते हैं, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया है। अब इसको ग्रास माना जाता है और आपका क्या है, ये बांस, बैम्बू। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। तो इसमें कौन सा आपका सही है, ऑप्शन 2 और 3 आपका इसमें सही है, एक आपका ऑप्शन इसमें गलत है। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं, तो लगभग 7.28% इस समय दुनिया के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। तो इसमें से कोई सा भी उत्तर आपका सही नहीं है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो 7.28% भाग भारत में पाया जाता है। चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है, देखिए मेधा पटकर, बाबा आमटे, ये तो आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ये तो नहीं होगा। किरण बेदी जी आईपीएस है, इनका संबंध भी नहीं है। सुंदरलाल बहुगुणा जी से संबंधित है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता आपके चंडी प्रसाद भट्ट है। ऊपर देखिए चंडी प्रसाद भट्ट ऑप्शन में नहीं था, चंडी प्रसाद भट्ट दिखे तो इसको ही आप लगाइएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट है। इन्होंने वर्ष 1964 में दाशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधार भूमि बनी। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इंपॉर्टेंट सबसे पहले कौन है, चंडी प्रसाद भट्ट। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन में नहीं था, वहां पर सबसे अच्छा ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा ही था। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो बेसिकली ये पेड़ कटाई के विरुद्ध था, ऑप्शन सी। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था, तो आपका देखिए इसमें सभी वैसे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, तीनों ही आपके ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। लेकिन अगर बात करें आपसे रैणी गांव की, तो रैणी गांव में गौरा देवी जी ने इसका नेतृत्व किया था। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं को, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को। तो ये देखिए सारे ही सभी कैटेगरीज में ये दिया जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर स्थित है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आपका नई दिल्ली में है। अगर बात करूं नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये आपका करनाल हरियाणा में है। अगर बात करूं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज या मत्स्य, ठीक है, फिशरीज जेनेटिक रिसोर्सेज, ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो अमृता देवी बेसिकली अमृता देवी बिश्नोई जी, आपने सुना होगा राजस्थान का बिश्नोई आंदोलन जो कि पर्यावरण के संरक्षण से ही संबंधित था, उससे है। तो ये बेसिकली वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, ऑप्शन बी। नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। इस सेव का उद्देश्य है किसका संरक्षण करना, तो बेसिकली ये जो सेव है, अब देखिए इसका मुझे तो देखिए आंसर गिद्ध लगता है वैसे, क्योंकि देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक है, वैसे तो गिद्ध के लिए मुझे लगता है, लेकिन इसमें देखिए टाइगर इसका ऑप्शन दिया है। अब हो सकता है कोई और इनिशिएटिव ये हो, लेकिन मुझे तो देखिए नहीं मिला, मुझे लगता है इसका आंसर गिद्ध होना चाहिए। ठीक है, बाकी इस बुक में तो देखिए यही दिया है। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय और जनजातियां, तो बेसिकली देखिए गोंड और कोरकू जो है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने टेस्ट में भी किया था, बेसिकली ये जो हमने प्रैक्टिस सेट किए थे, गोंड और कोरकू। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है, बिल्कुल गलत। आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपका जो स्थापित है वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, इसके अधीन ये बेसिकली स्थापित किया गया। तो आपका ये और ये तो एलिमिनेट हो गए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। मैंने आपको देखिए बताया था पशु क्रूरता निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया था। इंडिया में पशुओं के कल्याण के लिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडी है, ये काफी समय से काम कर रही है। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है।
भारत में पहली बार बैगा को पर्यावास के अधिकार दिए गए, ये प्रश्न भी हमने कर रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। बैगा जनजाति है। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में किसी भाग के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए यानी पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्यों का मंत्रालय इस काम को देखता है, ना कि पर्यावरण वन मंत्रालय। 1 और 2 आपके यहाँ पर सही होंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, नीचे आप पढ़ सकते हो, जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा यह किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना सबसे बड़ा कारण है, जंगलों में आग लगा देना ये भी कारण है, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार या कमर्शियल ट्रेड ये भी है, जनसंख्या में वृद्धि कोई ऐसा डायरेक्ट इसका लिंक नहीं है। अगर आप दोनों को एग्जिस्टेंस या पीसफुली साथ साथ रहो तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ऐसा कोई कारण उनका नहीं बनेगा। उत्तर डी यहाँ पर सबसे अच्छा है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये आपके झांसी में स्थित है। 1988 में इसकी स्थापना की गई। वन संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयास या ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या क्या है देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन जानवर है? ये आपका है जायंट पांडा, चाइना में पाया जाता है। 1961 में इसकी स्थापना की गई है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की, और बेसिकली ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट भी निकालता है, याद रखिएगा, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ये जारी करता है। इसके अलावा अगर बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, जहां पर आपका IUCN का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है एलिरोपोडा आपका मेलानोल्यूसिया। ठीक है, एलिरोपोडा मेलानोल्यूसिया। आगे, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? इस बार ये निकल चुका है हमारा, ये हर वर्ष आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 3 मार्च को, और ऑप्शन में देखिए कोई भी सही आंसर नहीं है, 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रही? पार्टनरशिप्स फॉर, ठीक है, पार्टनरशिप्स मैं 2023 की बता रहा हूं, पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। और देखिए इस बार काफी इंपॉर्टेंट है ये 3 मार्च बेसिकली क्यों है? क्योंकि इस दिन जो आपकी साइट संस्था है उसको सिग्नेचर के लिए या हस्ताक्षर के लिए खोला गया था 1973 में, और इस साल इसकी 50वीं एनिवर्सरी थी। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, और जो मेरा करंट अफेयर्स का PDF है 6 मंथ का, उसमें भी मैंने ये बात लिखी थी। इसका अगर आप इस बार का लोगो देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने 50 दिखा रखा है। ठीक है, तो साइट जो है वो 3 मार्च 1973 को आपका सिग्नेचर के लिए, हस्ताक्षर के लिए खोली गई थी, और उसी की इस बार 50वीं वर्षगांठ थी। उसी के उपलक्ष्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, और इस बार थीम रही पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के क्या महत्व है? इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्र कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहन देना है। यह विशेष या विशिष्ट रूप से दक्षिण एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित है, तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ करता है, क्योंकि आपको पता है वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अफ्रीकन नेशन जो है वहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने के लिए हमें मिल रहा है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम या बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन सी इसमें सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा या न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा, देखिए लीगली बाइंडिंग ये नहीं है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो आपके ये दोनों चले गए। पहला आपका सही है, तो आपका ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो उसके भौगोलिक क्षेत्र का जापान में सबसे ज्यादा वनाच्छादन है, लगभग 68.5%। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान है? ये आपका भूटान में है, और संवैधानिक देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोला गया है कि आपको 70% भाग पर वन रखने होंगे। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1961 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनकानन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइनोसोमोसिएसिस रोग रहा। ठीक है, यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र, ये बिल्कुल गलत है, इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी आज की डेट में बोला जाता है, तो ये दोनों आपके चले गए।
भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है, तो इसको बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि या UNCDF और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्राप्त की है। कथन 2, शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। तो इसमें बेसिकली क्या है, आपका 2 स्टेटमेंट तो ठीक है, इसके द्वारा ये नहीं किया गया, आपका एक स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ऑप्शन डी आपका सीधे सीधे सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हैदराबाद को आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा, ठीक है, ना कि उस संस्था द्वारा, विश्व की ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है और 1 साल के लिए इसको यह है। हैदराबाद यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। किस देश में उसके कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है, तो हमने देखा था यहाँ पर, उसमें देखिए सूरीनाम ऑप्शन में नहीं था, यहाँ पर सूरीनाम ऑप्शन में है, वहां पर जापान था, यहाँ पर क्या आंसर होगा, सूरीनाम। नीचे आप देख लीजिए, सूरीनाम 94.6%, बहुत ज्यादा, लगभग 95% के आसपास उनका जो फॉरेस्ट है वो इतना प्रतिशत फॉरेस्ट के अंतर्गत कवर है। विश्व बाघ सम्मेलन 2010 में कहां पर आयोजित किया गया था, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग रूस में, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, टाइगर समिट इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं अभयारण्य और जैवमंडल रिजर्व की, ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, टाइगर रिजर्व है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका देखिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है जो आपके पिछले 30 सालों में जितने भी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क आपसे पूछे गए हैं, एक मैंने उसकी टेबल बनाई है 4 से 5 पेज में, आप उसको पढ़ जाइए, मुझे नहीं लगता उससे बाहर कुछ भी जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 पेज में बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट भी जोड़ी है, तो आप PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वन दरोगा स्टडी मटेरियल के नाम से। देखते हैं पहला, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से, ठीक है। कल एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर इसका आंसर सी दिया हुआ है परीक्षा वाणी की बुक में, तो देखिए वहां पर आंसर इसका गलत है, मैंने चेक करके ही आपको सही आंसर ए बताया था, वहां पर इसका आंसर सी दिया हुआ था, ठीक है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा, मैं सही कमेंट वहां पर पिन भी कर दूंगा। मैंने वहां पर ए ही आंसर बताया है, लेकिन वहां पर आंसर सी दिया हुआ था बुक में, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए है, जो कि ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है, ठीक है। तो घने जंगलों से हमारे वन क्षेत्र घिरे हुए हैं। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, तो अब भारत में इस समय टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा कहां पर है, बता देता हूं, सबसे ज्यादा आपके नेशनल पार्क हैं 11 मध्य प्रदेश में, सेकंड रैंक आपकी है असम में, ठीक है, असम में आपके 7 हैं। और याद रखिएगा, देखिए अगर अंडमान निकोबार की बात करें, बहुत बार बच्चों का ये कमेंट आया सर अंडमान निकोबार में 9 है, देखिए उनकी टूरिज्म की साइट पर 9 दिखाता है, लेकिन मैं आपको साफ बताऊं, हमें फोकस रखना है एनविस, जो कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्पॉन्सर्ड साइट है। एनविस में केवल 106 नेशनल पार्क दिखाए गए हैं, जिसमें 7 आपके असम में है और असम की रैंक यहाँ पर दूसरी है। 6 यहाँ पर दिखाए गए हैं अंडमान निकोबार में, मैं साफ बताता हूँ आपको, ठीक है, अंडमान निकोबार में 6 दिखाए गए हैं, 11 आपके मध्य प्रदेश में दिखाए गए हैं, तो सेकंड रैंक यहाँ पर असम की मानी जाती है। सामुदायिक रिजर्व, ठीक है, ये भी इस टाइप के प्रश्न देखिए अब तो नहीं बनते, ठीक है। वैसे नेशनल पार्क हमारे 106 है। अगर नीचे हम पूरा डेटा इसका देखें एनविस के अनुसार, देखिए यहाँ भी इन्होंने एनविस का ही डेटा लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक रिजर्व अभी 2021 में 218, कंजर्वेशन रिजर्व 99, राष्ट्रीय पार्क 106 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 564, इस समय ये 567 अब हो गई है, ठीक है। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सभी को पता है। बाकी देख लेते हैं, कान्हा आपके मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा असम में है, इसके लिए फेमस है एक सींग वाले गैंडों के लिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है, और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और एक बात और याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था 1973 में, उसके अंतर्गत आने वाला भी ये पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 1936 में इसको बनाया गया था हेली नेशनल पार्क के नाम से, अब इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि एक बहुत मशहूर शिकारी के नाम पर रखा गया है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, राजा जी भी आपका उत्तराखंड में है, कान्हा आपका MP में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, इसको नागरहोल नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, और ये आपके कर्नाटक में स्थित, आपका ऑप्शन डी। राजस्थान में बहुत फेमस कौन सा है, आपका सरिस्का है, रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल है। आंध्र प्रदेश में आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे हैं, माधव है, सतपुड़ा है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, ठीक है, पन्ना है, बहुत सारे नेशनल, पंचमढ़ी है। बेतला नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, ये भी 2 से 3 बार आया है, ये अलग से भी आता है और मैचिंग में भी देखिए बहुत पूछा जाता है। ये बेसिकली झारखंड में स्थित है। उस समय देखिए बिहार
झारखंड का ही, सॉरी झारखंड बिहार का हिस्सा था, बाद में इसको अलग राज्य बना दिया गया था, तो इसका आंसर इसका बिहार ही होगा। अब वर्तमान में अगर आएगा तो झारखंड लगाइएगा। एशियाटिक बब्बर शेर या एशियाटिक लॉयन का निवास कहां पर है, तो इनका निवास आप सभी को पता है गिरवन, जो कि गुजरात में है। दुधवा यूपी में है, 1977 में बनाया गया था नेशनल पार्क, 1987 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दे दिया गया है। कान्हा मध्य प्रदेश, कॉर्बेट यूके उत्तराखंड। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? जिम कॉर्बेट में बाघ ठीक है, घाना केवलादेव घाना में देखिए शेर नहीं है, शेर आपका जो गिर फॉरेस्ट है आपके वहां पर मिलते हैं गुजरात में, ठीक है। तो घाना केवलादेव घाना आपका राजस्थान में स्थित है। इसके बारे में एक दो चीज बहुत फेमस है, एक तो ये जो रामसर साइट है पहली बात, ठीक है, और आपने सुना होगा जो रामसर कन्वेंशन का एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आता है, ठीक है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत की केवल 2 ही साइट शामिल है, एक तो केवलादेव घाना राजस्थान और दूसरी लोकटक लेक मणिपुर, ठीक है। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। काजीरंगा में गैंडा ठीक है, असम में स्थित है। और आपका पेरियार ये टाइगर रिजर्व भी, और यहाँ पर जंगली हाथियों के लिए भी इसको काफी बड़ा आवास माना जाता है, केरल में स्थित है। आगे दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था ऊपर, कश्मीरी स्टैग। ये परियोजना 1970 में भी शुरू की गई थी, कश्मीरी स्टैग या हंगुल परियोजना, ऑप्शन डी। कस्तूरी मृग बेसिकली ये उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मस्क डियर, ठीक है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह आपने सुना होगा, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है वहां पर, ठीक है, वहां पर भी इसकी संख्या काफी मिलती है। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क वगैरह में भी ये देखने के लिए मिलता है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। आरक्षित जैव क्षेत्र वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति होती है, तो बहुत लिमिटेड इंटरवेंशन इसमें आप कर सकते हो। देखिए आरक्षित जैव क्षेत्र जो होता है ये सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं होता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी होती है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वो किसी स्पेसिफिक एक स्पीशीज के लिए आप बना सकते हो, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में आपके कई सारे फंक्शन एक साथ होते हैं। कंजर्वेशन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है। इसका मैंने फोटो एनसीईआरटी से निकालकर डाला था, आप वो देख सकते हो। तो इसमें 1 और 3 आपका सही होगा, केवल ऑप्शन सी। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? ठीक है, तो आपके नेशनल पार्क में ये एक्टिविटीज बिल्कुल बैन होती हैं। नेशनल पार्क भारत निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो बेसिकली केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है भरतपुर में, इसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और इसको बेसिकली आपका विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 1985 में इसे अपनी विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया। कंगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कंगेर घाटी एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। कंगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो अगर इसकी बात करें 1, 2 और 3, इसमें तीनों ही आपके स्टेटमेंट ठीक है। कंगेर घाटी बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यहाँ पर अभी एक ऑरेंज कलर के बैट की या ऑरेंज कलर के चमगादड़ की प्रजाति की खोज भी यहाँ पर की गई थी कंगेर घाटी में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो आप सभी को पता है बेसिकली, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क में एक कार्य चल रहा है, और दुनिया में कहा जा रहा है कि इस तरीके की पहली परियोजना है गैंडा पुनर्वास की, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ये परियोजना लगभग 1984 से चल रही है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। वर्ष 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम बार गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी। वर्तमान में यहाँ द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आई थिंक अभी हार्डली में जब नंबर देखे थे तो मैंने लगभग 40 गैंडे उत्तर प्रदेश की तराई बेल्ट में पाए जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क है। अगर बात करें अभी के डेटा के हिसाब से नवंबर 2022 तक का, तो अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा है, लगभग आपके 97। दूसरा नंबर आपका महाराष्ट्र का है, वहां पर मिलते हैं 49। तो अगर यहाँ पर देखें, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क भी आपके लगभग 11 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी वहां पर अच्छी संख्या में है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में से तो कोई नहीं है, इसलिए हमें मध्य प्रदेश ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो 11 नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था, और मध्य प्रदेश में आपके 24।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थित है। देखिए सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में 94, लेकिन वर्तमान में 97 है, ठीक है, जो नया डेटा है। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है मध्य प्रदेश में मैक्सिमम है, लेकिन मध्य प्रदेश यहाँ पर दिया नहीं, ना ही यहाँ पर। अब देखिए मुझे इसके हिसाब से तो यहाँ पर असम होना चाहिए, ठीक है। असम में क्योंकि इस समय 7 नेशनल पार्क हैं आपके एनविच के डेटा के हिसाब से, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको देख के ही बता रहा हूँ। असम में इस समय 7 नेशनल पार्क है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर असम आपका सही आंसर होना चाहिए। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार में। राज्य आपसे पूछ रहा है तो दूसरे नंबर पर किसकी रैंक है आपके? वैसे तो महाराष्ट्र की रैंक है, ठीक है, महाराष्ट्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर रहा है। देखिए मैं आपको लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ही बता रहा हूँ, नवंबर 2022 तक का 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी मौजूद है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो मुझे तो इसका आंसर महाराष्ट्र ही लगता है। सिर्फ वन्यजीव अभयारण्य स्पेशली पूछ रहा है, पिछले प्रश्न में उसने नेशनल पार्क के साथ इसे मिलाकर पूछा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपसे वन्यजीव अभयारण्य पूछ रहा है स्पेशली। तो पहली रैंक आपके अंडमान निकोबार की है, दूसरी रैंक महाराष्ट्र की है। आप एनवीसी की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर पूरी लिस्ट आपको दिख जाएगी। मेरे हिसाब से इसका आंसर महाराष्ट्र होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आगे देखते हैं आपका बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, पिन वैली ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं। एक आपका सबसे फेमस है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पर शिकारी देवी के नाम से भी एक बहुत फेमस है, शिकारी देवी, इसको भी याद रखिएगा, ये भी मैचिंग में पूछा गया है। आगे सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवरों के लिए संरक्षित है? तो ये बेसिकली टाइगर के लिए संरक्षित है, और ये टाइगर रिजर्व भी है दोनों। इसके अलावा मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, वो भी काफी फेमस है, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स। और अभी लेटेस्ट वहां पर कौन सा बना है आपका? रामगढ़ विषधारी, ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व अभी वहां पर नया बना है, लेटेस्ट यही है वहां का। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? सलीम अली नेशनल पार्क की बात कर रहा है, इसको सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन बी। सलीम अली बर्ड सेंचुरी की बात करें, पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, अगर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये गोवा में स्थित है। अगर सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी या सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक विरासत केंद्र की बात करें तो ये आपके तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है, ठीक है। सलीम अली बहुत फेमस पक्षी विज्ञानी रहे हैं भारत के। देखिए नीचे आप पढ़ भी सकते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर यह रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो बस्तर क्षेत्र में आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बांधवगढ़ आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश। राजाजी उत्तराखंड में। अंशी डांडेली बेसिकली आपका कर्नाटक में। अंशी डांडेली इसका पूरा नाम है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको ऊपर बता दिया, हिमाचल प्रदेश में मनाली। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, बिल्कुल ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में नहीं, ये आपका बेसिकली अगर आप नीचे यहाँ पे हरिद्वार आपका स्टार्ट होगा, आपको हरिद्वार में देखने के लिए मिलेगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ये बिल्कुल ठीक है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से इसको जाना जाता था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में केवलादेव भरतपुर जिले में स्थित है। तो अगर नीचे की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्होंने कहा है इस प्रकार सी विकल्प सबसे उपयुक्त है। वैसे तो देखिए देहरादून में भी इसका हिस्सा पड़ रहा है राजा जी का, तो इसमें तो इस तरह से दो ऑप्शन आपके होने चाहिए, लेकिन शायद आंसर की में आपका सी ही माना गया होगा। केवलादेव आपका भरतपुर में स्थित है, पहले इसको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से ही जाना जाता था। येलोस्टोन नेशनल पार्क काफी फेमस है, हाल ही में इसने अपनी 151वीं वर्षगांठ बनाई है, 1872 में ये बनाया गया था, और इसे कहा जाता है दुनिया का पहला नेशनल पार्क ये है, और ये बेसिकली आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और ये हाँ ये बहुत फेमस इसमें है ओल्ड फेथफुल गीजर, ये यहाँ पर मिलता है आपको इसी नेशनल पार्क में। ओल्ड फेथफुल गीजर इसी नेशनल पार्क में स्थित है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन, ठीक है, ये भी यहाँ पर स्थित है। 1872 मैंने आपको बता दिया। 26वां, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ये आपका मरीन नेशनल पार्क कहां पर है? हमारा मरीन नेशनल पार्क है आपका मन्नार की खाड़ी। भारत के पहले मरीन नेशनल पार्क की बात करें तो क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है, वो भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र प्रस्तुत है? तो बहुत स्मॉल स्केल के, ठीक है, स्मॉल स्केल के छायाचित्र यहाँ पर ज्यादा यूजफुल होंगे, लघु पैमाने वाले छायाचित्र। नौक्रेक आपका गारो की पहाड़ियां, गलत। लोकटक लेक बारेल रेंज, ये भी गलत। नामदाफा आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, ये सही है। नामदाफा की बात करें, डफला की पहाड़ियां नहीं, नामदाफा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नामदाफा के बारे में एक चीज और बहुत फेमस है, ये आपके
भारत का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व ये भारत का माना जाता है, यानी सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अभी यहाँ पर 8 साल बाद एक टाइगर भी देखा गया है। लोकटक लेक आप सभी को पता है, बेसिकली ये मणिपुर में स्थित है और ये भी रामसार कन्वेंशन के मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। इस समय केवल घाना और लोकटक लेक ये दो वहां पर शामिल है। लोकटक लेक एक चीज के लिए और फेमस है, फुमडीज, ठीक है। आपको अगर मेरे करंट अफेयर्स का वीडियो आपने देखा हो, मैंने इसका फोटो डाला है, ये थोड़ा सा फ्लोटिंग घास के कुछ आपको छोटे छोटे टापू टाइप के दिखेंगे जो ऐसा लगता है पानी के ऊपर तैर रहे हैं, उसके लिए बहुत फेमस है, जिनको फुमडीज बोला जाता है। यहाँ पर आपको संगाई डियर भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, संगाई डियर, जिसके नाम पर यहाँ पर संगाई महोत्सव भी मनाया जाता है मणिपुर में। तो आपका देखिए यहाँ पर केवल नोकरेक जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि आपका गारो की पहाड़ियों में स्थित है मेघालय में, ये केवल सही मैच है, बाकी इसमें से कोई भी सही मैच नहीं है, ठीक है। नीचे आप पूरा पढ़ सकते हो। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, मणिपुर में स्थित है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। यह पूर्वी हिमालय में जैव विविधता का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। भीतरकनिका, लवण जल मगर, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारतीय सारंग, एराविकुलम, हुलक गिब्बन। अगर बात करें इसकी तो आपका जो एराविकुल हुलक गिब्बन है ये आपको बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए ज्यादा मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। यहाँ पर आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, लॉयन टेल्ड मैका, ठीक है, ये यहाँ पर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, जिसे आप सिंह पूंछ बंदर भी बोलते हो। तो इसमें केवल एक और दो आपके ठीक है, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नीचे आप पढ़ भी सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। हुलक गिब्बन आपका पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मिलता है। और बेसिकली बताऊं, इसका एक तरह से यूपीएससी के आईईएस में भी क्वेश्चन एक आता है कि विच इज द ओनली एप स्पेशीज, एप ऐसे लिखा जाता है, एप स्पेशीज फाउंड इन इंडिया, तो हुलक गिब्बन उसका सही आंसर होगा। हुलक गिब्बन इज द ओनली एप स्पेशीज फाउंड इन इंडिया। केवल भारत में एकमात्र जो एप स्पेशीज मिलती है, एप प्रजाति मिलती है, वो हुलक गिब्बन है, जो हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिलेगा। लॉयन टेल्ड मैकाओ का आपको साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। एराविकुलम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। एराविकुलम ये जो नेशनल पार्क है, ठीक है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी, ठीक है, जिसकी हाइट लगभग 2695 मीटर है, वो इसी नेशनल पार्क में स्थित है। और यहाँ पर आपको एक चीज और बहुत फेमस मिलेगी, नीलगिरी थार या नीलगिरी तहर जिसको आप बोलते हो, या नीलगिरी की मेघ बकरियां भी इसको बोला जाता है, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी एराविकुलम नेशनल पार्क में। ये आपका तमिलनाडु का राजकीय पशु है, इसको याद रखिएगा। और तमिलनाडु सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना अभी हाल ही में नवंबर या दिसंबर में स्टार्ट की है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे सीधे पूछा जाए नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना कौन से राज्य का इनिशिएटिव है, तमिलनाडु का इनिशिएटिव है, तमिलनाडु का ही ये राजकीय पशु है, ठीक है, ये पूरा फैक्ट होगा इसके। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल में स्थित। कॉर्बेट से बहने वाली गंगा नदी, गंगा नहीं बहती, यहाँ से रामगंगा बहती है, ठीक है, रामगंगा। काजीरंगा से, मानस नहीं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र बहती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से कावेरी नहीं, यहाँ से कुंती पूजा, ठीक है, कुंती पूजा रिवर यहाँ से बहती है साइलेंट वैली से। तो आपके तीनों इसमें गलत है, यानी कोई भी इसमें सही मैचिंग नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान की सूची ये मैंने पूरा देखिए इसकी टेबल बनाकर अपने उसमें डाली थी, वीडियो बना रखा है पूरा, आप देख सकते हो, पिछले 32 सालों के सारे टाइगर रिजर्व आपको उसमें मिल जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहां पर अवस्थित है, नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन, ये हमारा जूलॉजिकल पार्क जो दिल्ली में है वहां पर अवस्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहां पर बनाई जा रही है, डॉल्फिन वेधशाला हमारी विक्रमशिला बर्ड सेंचुरी, विक्रमशिला सेंचुरी जो कि बिहार में स्थित है, वहां पर बनाई जा रही है, ऑप्शन सी। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान ये हमने पढ़ लिया, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, वही सेम कीजिएगा, कॉर्बेट, ऑप्शन सी। हेमिस नेशनल पार्क बहुत फेमस है, हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है। फेमस क्यों है, अगर एरिया वाइज बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज। और अगर पूछे सबसे ऊंचा कौन है, तो सबसे हाईएस्ट भी आपका हेमिस नेशनल पार्क ही है, लद्दाख में स्थित है। यहाँ पर आपको हिम तेंदुए बहुत अच्छी संख्या में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, हिम तेंदुए। राजा जी आपका उत्तराखंड में ही है, काजीरंगा आपका असम में है। हेमिस नेशनल पार्क आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है। भारत में अब स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका कॉर्बेट, गुंडी बहुत फेमस है, ये आपका देखिए भारत में सिटी के पास यानी नगरों के करीब बहुत कम नेशनल पार्क अवस्थित है, दो बहुत फेमस है, एक है गुंडी जो कि आपके तमिलनाडु में है, एक आपका है संजय गांधी, ठीक है, जिसको पहले बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बोरीवली आपको पता है मुंबई में है। तो ये दोनों इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि ये शहर के काफी करीब स्थित है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा
माने जाते हैं। संजय गांधी तो अभी काफी फेमस रहा भी न्यूज में, क्योंकि यहाँ पर अभी एक टाइग्रेस ने, शेरनी ने, सॉरी बाघिन ने कुछ टाइगर्स को जन्म भी दिया था, ठीक है, इसलिए काफी न्यूज में था। संजय गांधी मुंबई में है, संजय डुबरी याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। संजय डुबरी, संजय डुबरी आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया फैक्ट। नामदाफा मैं बता चुका हूँ, अरुणाचल प्रदेश। दुधवा आपका उत्तराखंड में स्थित है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वही सेम, जिम कॉर्बेट। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, ठीक है। थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अष्टदिग्गज नहीं थे, अष्ट प्रधान थे वहां पर, तीसरा गलत होगा। अष्टशाव भक्तों का एक समूह था जो आदिशंकर के शिष्य थे। तो देखिए दूसरा तीसरा वाला तो गया, ठीक है, तीसरा वाला भी नहीं हुआ, सभी चारों भी नहीं, तो एक ही आपका ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए, जिसमें एक और दो था, ठीक है। अष्टचाप वल्लभाचार्य के शिष्यों का समूह था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे, या मैंने आपसे कहा इनके में क्या थे, अष्ट प्रधान, ठीक है। 8 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, जैसे दबीर है, सुमंत है, इस टाइप से वहां पर पूरा लिस्ट है, आप पढ़ सकते हो। न्यायाधीश वगैरह था। बांदीपुर कर्नाटक ठीक है, मानस असम ठीक है, पेरियार ठीक है। सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में, और सिमलीपाल एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, रोहिला हिमाचल प्रदेश, गिर गुजरात। तो मिला लीजिए, 9वें का जो ऑप्शन सही होगा वो बैठेगा आपका ए। निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आपका आदर्श प्राकृतिक वास है? तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, और राजस्थान में जो स्थित है वहां पर साइबेरियन सारस की बहुत अच्छी संख्या देखने के लिए मिलती है, तो राजस्थान यहाँ पर ठीक है, नीचे पढ़ सकते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। और यह भी चर्चा में भी देखिए काफी रहा, क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार इसके अंदर एक जूलॉजिकल पार्क बनाने की कोशिश कर रही है, और उसके लिए उसने फ्रांस सरकार ने कुछ इंटरेस्ट भी उसमें दिखाया है, तो इसीलिए चर्चा में भी था। उत्तराखंड, राजाजी, असम, मानस, ओडिशा, सिमलीपाल, कर्नाटक, बांदीपुर। तो मिला लीजिए, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। बांदीपुर आपका किसलिए फेमस है? आपका, रुक जाइए, काजीरंगा सबसे पहले मिलाते हैं। काजीरंगा आपका गैंडा अभयारण्य बहुत फेमस है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा है, और सिमलीपाल आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ठीक है। सुंदरवन आपका टाइगर्स के लिए फेमस है। बांदीपुर की अगर बात करूं तो बांदीपुर एक हाथी अभयारण्य ये भी है, तो हम इसमें मिला लेंगे। बारहवें की अगर बात करें तो सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा आपका? इसमें देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि सिमलीपाल हाथी अभयारण्य, लेकिन देखिए सिमलीपाल तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, सिमलीपाल भी बायोस्फीयर रिजर्व है और ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसमें इस तरीके से मिला लीजिए, ये भी ठीक है, लेकिन सिमलीपाल भी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, सुंदरवन भी है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी नीचे चले जाते हैं, ये वाला इसका उत्तर बिल्कुल ठीक होगा। आगे देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा आपका ये मध्य प्रदेश के, देखिए स्पेशली डिस्ट्रिक्ट पूछे हैं। माधव अभी चर्चा में था, माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी में है, इससे मिला सकते हैं। सी का पहला हो गया, तो आपका इसके हिसाब से और देखते हैं। कान्हा की बात करें, कान्हा आपके मंडला में है, कान्हा मंडला, ए का दूसरा, तो सी का पहला, ए का दूसरा, एक ही विकल्प में, ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। इंद्रावती आपका, तो ये तो बेसिकली छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, इंद्रावती। भारतीय अनुप्रज्ञा बारहसिंगा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बख्शी है, के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसके लिए बेसिकली कान्हा नेशनल पार्क आपका फेमस है। अगला, गिर वन आपके गुजरात में है, एशियाई शेरों का आवास माना जाता है। भरतपुर आपके राजस्थान में है, इसको अब केवलादेव घाना के नाम से जाना जाता है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा असम, तो इसको मिला लीजिए, ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। दाचीगाम हमने पढ़ाया था, कश्मीरी स्टैग या हंगुल के लिए फेमस है, जम्मू कश्मीर। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक, तो मिला लीजिए आपका ऑप्शन बी। ये मैचिंग में देखिए ज्यादातर आपसे पूछे जाएंगे, पक्का यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। काजीरंगा असम ठीक है, कॉर्बेट उत्तराखंड ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में नहीं है, ये आपका कर्नाटक में है। बाकी संजय, देखिए संजय डुबरी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, संजय डुबरी। संजय गांधी आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सबसे पहले से सबसे बाद के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। और देखिए आपको पता है साल याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। सबको पता है सबसे पहले जिम कॉर्बेट बना था 1936 में,
तो देखिए एक ही ऑप्शन में इन्होंने दिया, केवल जिम कॉर्बेट 1936 सबसे पहले। देखिए तो इसलिए सबका याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जामिनर को भी पता है कि कोई भी नाम इतने साल याद नहीं कर सकता, तो उन्होंने ऑप्शन इस तरीके से सेट किए कि अगर आपको बस ये पता है कि जिम कॉर्बेट पहला है तो आप इस सवाल को सॉल्व कर जाते हैं। तो एक ही ऑप्शन में देखिए दो पहले है, बाकी किसी में भी दूसरा पहले नहीं। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? अंशी डंडेली कर्नाटक में है, इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है, बेतला आपका झारखंड में है, गूगामल बहुत फेमस है, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। मैंने जो टेबल बनाई है उसमें मैंने सारे ये ऐड कर दिए हैं। आगे देखते हैं। इंटांकी बहुत फेमस है, इंटांकी आपका नागालैंड में स्थित है, ऑप्शन सी। बेतला आपका झारखंड में है, सिरोही ये आपका मणिपुर में है। ये बेसिकली सिरोही नहीं है, देखिए सिरोही तो आपका माउंट आबू राजस्थान में है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, इसका सही नाम है शिरुई। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे शिरुई इसका सही नाम है। ठीक है, गुंडी मैंने आपको बताया था, गुंडी आपके शहर में स्थित है तमिलनाडु में। तो अगर इसके हिसाब से मिलाएं तो बीच में का देखिए कोई भी सही नहीं है, नीचे आपको समझ में आ जाएगा क्यों। देखिए सिरोही राष्ट्रीय उद्यान एनवे सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया द्वारा प्रदर्शित राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में शामिल नहीं है। वैसे अगर आप सिरोही देखेंगे तो आपको माउंट आबू राजस्थान में ये दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं उसकी मणिपुर में, तो वहां पर शिरोई है। ठीक है, शिरोई, इसको याद रखिए। इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोल्लेम गोवा, कलेसर हरियाणा और बेतवा झारखंड। बेतवा नहीं होगा, बेतला होगा ये। ठीक है, बेतला, बेतवा नहीं होगा। अब देखिए बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, प्रश्न में अगर बेतवा की जगह बेतला या पलामू राष्ट्रीय उद्यान होता तब इसको सही माना जाता। यूपीपीएससी द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए ही माना गया है। तो वैसे बेतवा नहीं होगा, बेतला होगा, मैंने आपको बोला था। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? गैंडे के लिए, गिर शेर के लिए, सुंदरवन आपका बाघ के लिए, पेरियार आपका जंगली हाथियों के लिए फेमस है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, ये गलत है, पेरियार में नहीं मिलते। हंगुल हमें कहाँ मिलेगा? दाची गांव। ठीक है, दाची गांव नेशनल पार्क। आगे देखते हैं। अंशी डंडेली कर्नाटक बिल्कुल ठीक है, बालपक्रम मेघालय ठीक है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं, चंदौली में बेसिकली चांदोली इसको लिखा जाता है। ठीक है, चांदोली, और ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको बता चुका हूँ, लद्दाख में, और ये भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क भी है और सबसे बड़ा एरिया वाइज यही है। सबसे छोटे की बात करें नेशनल पार्क की तो आपका है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। सबसे छोटा है, 2 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र ये फैला हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान या फ्लोटिंग या तैरती हुई वनस्पति से अनूप स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। मैंने आपको बताया था इन तैरती हुई वनस्पतियों को क्या बोला जाता है? फुमडीज। और कहां पर मिलती है ये आपको मिलती है लोकटक लेक मणिपुर में, जहां पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, भारत का ही नहीं दुनिया का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? संगाई डियर या संगाई हिरन, जिसको आप ब्रो एंटलर्ड डियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये काफी फेमस है। मिजोरम में स्थित पावंगपुई, ठीक है, पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, या नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन्स, ऑप्शन बी। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है? धूपगढ़ आपकी मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और ये आपके सतपुड़ा नेशनल पार्क में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, कहां पर है? तो मैं आपको बता चुका हूं, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत फेमस और है, वो है पिन वैली, ऑप्शन बी इसका सही है। काजीरंगा, पालघाट नागपुर, गोलघाट नावगांव, अगर बात करें इन्होंने दर्रे वगैरह दे दिए हैं, तो अगर काजीरंगा की बात करें तो इसका है गोलघाट नवगांव। कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक वगैरह में स्थित है, तो कुद्रेमुख का क्या है? कर्नाटक में आपको पता है बहुत फेमस जगह है, क्या? चिकमंगलूर, जहां पर ये बेसिकली आपके कॉफी प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। साइलेंट वैली या शांत घाटी, ये आपका कहां पर अवस्थित है? ये आपका है पालघाट, और आपका पेंच घाटी ये आपकी नागपुर में है। पेंच जो टाइगर रिजर्व है बेसिकली या नेशनल पार्क है आपका, ये 2 राज्यों में स्थित है, आपका एमपी में और आपका महाराष्ट्र में, तो बॉर्डर पे पड़ता है ये, तो आपका बी यहाँ पर ठीक होगा।
नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। जब मैंने आपको एराविकुलम नेशनल पार्क पढ़ाया था केरल का, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नीलगिरी की मेघ बकरियां या नीलगिरी तहर पाया जाता है। ऑप्शन ए। इसी में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध से संबंधित है? तो इसमें आता है आपका नामदाफा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी। न्योरा वैली भी काफी आता है, पूछता है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा। मानस आप सभी को पता है असम में है, और आपका फूलों की घाटी है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर अवस्थित है? ये अभी करंट में भी न्यूज में था, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी फिलहाल बात करें तो ये आपके भरतपुर में स्थित है। इट इज ऑल्सो एन रामसार साइट, ये रामसार साइट भी है। और हरियाणा में इसके अलावा एक रामसार साइट और है, उसको भी याद रखिएगा, उसका नाम है भिंडवास। हरियाणा में मात्र 2 ही रामसार साइट है, भिंडवास और सुल्तानपुर। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी अभी क्यों फेमस है? G20 का एक डेलीगेशन अभी भारत आया था, और यहाँ पर कुछ मीटिंग थी। उस मीटिंग के दौरान ही इन्होंने इस सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी को विजिट भी किया था। ठीक है, इसमें भी घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए आए थे, तो अभी ये न्यूज में भी था। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो क्या है? भूटान। और भूटान में ही लगभग उनके टोटल एरिया का 60% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ऐसा उनके यहाँ संवैधानिक, ठीक है, याद रखिएगा। कोई लॉ नहीं बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही बात की गई है कि आपके यहाँ इतना एरिया होना चाहिए फॉरेस्ट के अंतर्गत। अब बात करते हैं जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व की। माफ कीजिए, ये है जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है किसके? तो बेसिकली जेनेटिक डाइवर्सिटी के क्षेत्र इनको माना जाता है, या आनुवांशिक विभिन्नता के। भारत के सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। उस समय की क्वेश्चन होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो देखिए, अभी से सारे ही उसमें आते हैं। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इस समय सारे ही हमारे बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी हैं ऑप्शन में, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। अगला देखते हैं, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल की सूची में नहीं है? तो इसमें से कच्छ का रण आपका इस सूची में नहीं है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में अवस्थित है? ये उत्तराखंड में अवस्थित है। इसमें से कौन कौन से अगस्तमाला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है शेंदुरने। शेंदुरने आपको किसमें दिख रहा है? केवल आई थिंक एक में ही है, तो शेंदुरने इसमें, यही आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। शेंदुरने भी अभी काफी न्यूज में था, यहाँ से एक प्रजाति की खोज की गई थी, आई थिंक तितली की प्रजाति यहाँ से खोजी गई है। निम्न में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है। भारत के जीव मंडल रिजर्व हाल ही में एक और जुड़ा है, निम्न में से वह नवीनतम कौन सा है? तो उस समय के हिसाब से ये आपका कोल्ड डिजर्ट होगा। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट या शीत रेगिस्तान। 2010 का प्रश्न, तो 2009 में ये ऐड हुआ है, नीचे आप पढ़ सकते हो। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्वेस। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्वेस, बेसिकली अगर आपका देखें तो सही सुमेलित पूछ रहा है, तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो शब्द का प्रयोग किया है एडवर्ड स्वेस ने सबसे पहले किया है, तो ये प्रश्न आपका अच्छा है। इकोसिस्टम, एपीडी कडॉल ने नहीं, इकोसिस्टम आपका एजी टेंसले ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया है। इकोलॉजी आपका अगर बात करें तो हैकेल ने सबसे पहले। बायो जैव विविधता की बात करें तो इसका ये रीटर नहीं है, इसका है डब्ल्यू.जी. रोजन। ठीक है, या वॉल्टर जी रोजन ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था जैव विविधता के शब्द का, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आपके केवल एक इसमें सही है, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, माफ कीजिएगा, जिन्होंने एडवर्ड स्वेस ने इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया था। प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की बात करते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो कच्छ की खाड़ी अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया। टोटल मैं आपको बता चुका हूं 18 है, जिसमें से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ये प्रश्न देखिए, थोड़ा सा अच्छा इन्होंने बनाया। सबसे पहले कौन सा बना था 1986 में? ये सबको पता होगा, नीलगिरी। ठीक है, तो ए का फोर्थ देखिए सिर्फ एक ही विकल्प में है। तो देखिए, ऑप्शन एग्जामिनर को भी पता है कि कोई बच्चा इतने साल याद नहीं कर सकता, तो वो प्रश्न उन्होंने इस तरीके से बनाया कि आपको बस पहला पता हो कि पहला कौन सा था। 1986 में बना हुआ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 3 राज्यों में आपका फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और आपका केरला। 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर यह स्थित। आगे, निम्नलिखित में कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? नल्लामलाई नहीं है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों में स्थित है, मैंने बता दिया। अगस्त मलाई आपका तमिलनाडु में है, ये भी है।
नोकरेक मेघालय, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्यमलाई केरल। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। आगे देखते हैं। सिमलीपाल उड़ीसा बिल्कुल ठीक है, नोकरेक मेघालय ठीक है, अगस्त्यमलाई केरल में ना होकर, सॉरी अगस्त्यमलाई केरल में, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में ये नहीं है, कंचनजंगा आपका कहां पर है, सिक्किम में। ठीक है, ये अगर मैं बताऊं आपको, भारत में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 32 आपकी कल्चरल है, 7 नेचुरल है, एक आपकी मिक्स्ड साइट है। तो 7 नेचुरल में अलग अलग साइट है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था। एक भारत में केवल एकमात्र मिश्रित साइट है और वो है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो पार्क है वो एकमात्र भारत का मिश्रित स्थल है, इसको याद रखिएगा। बाकी सारे आपके 7 नेचुरल हैं, 32 आपके कल्चरल या सांस्कृतिक साइट है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की मैं बात कर रहा हूं। नोकरेक आपका फिर से मेघालय, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा और आपका अगस्त्यमलाई केरल। मैंने यहाँ पर देखिए तमिलनाडु बताया, गलत मैंने नहीं बताया। बेसिकली जो अगस्त्यमलाई, जो अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा हूँ, अगस्त्यमलाई अगर बायोस्फीयर रिजर्व आप देखेंगे तो ये आपके केरल प्लस तमिलनाडु को बिल्कुल बॉर्डर पे आपको दिखेगा। और केरल का अगर मैं बात करूँ, जो तिरुनेलवेली, ठीक है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट है, और इवन आपका कुछ कन्याकुमारी वाले डिस्ट्रिक्ट का पोर्शन भी इसके अंतर्गत आता है। तो ठीक है, तमिलनाडु में भी ये स्थित है, यहाँ पर केरल दिया है, तो दोनों के बॉर्डर पर है, तो केरल भी यहाँ पर ठीक होगा। तमिलनाडु भी ठीक है, यहाँ पर सही है, दोनों के बॉर्डर पर ही स्थित है, आप मैप पे देख सकते हैं। तो इसका क्या सही होगा उत्तर, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अब बात करते हैं मानस, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए मानस ही पहला ही गलत दे रखा है आपका। मेघालय में कौन सा है, नोकरेक। ठीक है, मानस आपका असम में स्थित है, बाकी सब ठीक है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्त्यमलाई आपका केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय, कोल्ड डिजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश। तो आपका इसमें से कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय। तो आपका 9वें का अगर आप मिला लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर स्थित है। तो गारो की पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया हम सभी को पता है, मेघालय में स्थित है, और यहाँ पर कौन सा है, नोकरेक। अगस्त्यमलाई मैंने आपको बता दिया, केरल प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। 11वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य विश्व तंत्र की सूची में शामिल नहीं है। तो सूची में शामिल नहीं है पूछ रहा है। इसमें से अगर देखें तो देखिए इस समय तो सारे ही ये शामिल हैं। ठीक है, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, तो 1971 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1971 में। कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है, ऑप्शन डी आप पढ़ सकते हो, 1971। निम्नलिखित में कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत का बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है। तो बात करेगा बृहत्तम, तो वैसे मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पर जो रैंक है इसमें वो है मन्नार की खाड़ी की। यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ कच्छ नहीं है, तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी आपका सही बिल्कुल उत्तर होगा। देखिए आप यहाँ पर पढ़िए, जबकि भारत में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कच्छ का रण गुजरात है। ठीक है, जो लगभग 12,000 450 किलोमीटर है, ये लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो सबसे बड़ा अगर आपसे वैसे पूछे तो गल्फ ऑफ कच्छ है। इसमें ऑप्शन में देखिए गल्फ ऑफ कच्छ नहीं था, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी दिया था जो कि सेकंड है, लेकिन आंसर के हिसाब से यही पहला होगा। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जैव मंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम होगा। तो अगर घटता हुआ क्रम देखें, सबसे बड़ा आपका मन्नार की खाड़ी हो गया, फिर हमारा सुंदर वन हो गया, फिर पंचमढ़ी और फिर कंचनजंगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहां पर अवस्थित है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ऑप्शन बी। अगला, बुंदाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, ये बेसिकली आपका श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, बेसिकली जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी जंगली हाथियों के लिए। सिमलीपाल असम पहला ही गलत है, नोकरेक मेघालय ये बिल्कुल ठीक मैच है, ऑप्शन बी। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है,
अगस्त मलाई आपका मैं बता दिया केरल प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये पड़ता है, तो आपका बी यहाँ पर केवल ठीक मैच है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, कहां पर मिलेगा आपको? पश्चिम बंगाल और असम। असम का काजीरंगा काफी फेमस है। इसके अलावा एक और जिसको मिनी काजीरंगा बोला जाता है वो है पौबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभ्यारण्य सेंचुरी जो राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? यह हमें सभी को पता है, लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात में। चंद्रप्रभा वाराणसी। आपका जयसमंद और नाहरगढ़। नाहरगढ़ आपका जयपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो नाहरगढ़ आपका जयपुर, जयसमंद आपका उदयपुर। इससे ही हमारा निकल जाएगा। देखिए सी का 5वां ये रहा, ए का चौथा ये रहा, ऑप्शन ए ही, सॉरी माफ कीजिएगा, ए का चौथा, अच्छा ए का चौथा इसमें भी है, माफ कीजिए, ए का चौथा। और अगर नाहरगढ़ जयपुर डी का पहला, तो हमारा ये सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से व्याघ्र अभ्यारण्य कौन सा नहीं है? तो बेसिकली काजीरंगा आपका व्याघ्र अभ्यारण्य नहीं है, ऑप्शन सी। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडों के लिए, ऑप्शन ए। अब देखते हैं नामदाफा, गर्म पानी अभी देखते हैं, नामदाफा अरुणाचल प्रदेश, सरिस्का राजस्थान। तो बी का दूसरा डी का चौथा, बी का दूसरा डी का चौथा, एक ही विकल्प, बी का दूसरा नामदाफा अरुणाचल प्रदेश, डी का चौथा, सॉरी बी का दूसरा डी का चौथा आपका ऑप्शन डी में है, ठीक है, डी का दूसरा डी का चौथा ऑप्शन डी में है। गर्म पानी देख लीजिए असम में, और आपका कौन सा नहीं पता? पाखल। पाखल आपका तेलंगाना में। ये थोड़ा सा नया है मेरे लिए भी, मैंने भी इसको नहीं पढ़ा था, पाखल। असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है किसके लिए? बेसिकली बाघों के लिए। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर, केवलादेव राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार केरल। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। 12 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मोकाम्बिका कर्नाटक, डालमा झारखंड। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है। नैयर छत्तीसगढ़। नैयर बेसिकली देखिए आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये बेसिकली आपका केरल में। कोटी गांव आपका गोवा में, ये बिल्कुल ठीक है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो इसके लिए बेसिकली आपका ऊनो पालपुर का चयन किया गया है। अभी हाल ही में देखिए और चर्चा में था, एक है बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गिर फॉरेस्ट से। वहां पर माना गया है कि एक नया पोटेंशियल आवास हो सकता है गिर के शेरों के लिए, तो बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखिएगा। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव था? पूनो पालपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पर कौन आया है? अभी चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भारत ने इसी पार्क से शुरू किया है। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिसमें अवस्थित है, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर आपको जो उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपके उत्तराखंड में पूछा है, देखिए उसने डिस्ट्रिक्ट पूछा है, तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे संभावित स्थान है जहां पर कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? तो उत्तराखंड के कौन से हैं? अस्कोट और गंगोत्री। बाकी से कोई मतलब नहीं, इन दो में ही ये मिलेगा, एक और दो। इसको बोलते हैं मस्क डियर इंग्लिश में। उत्तराखंड के किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले आपका पड़ेगा केदारनाथ, फिर नंदा देवी, फिर बिनसर, फिर आपका अस्कोट, जो कि मैंने आपको बताया पिथौरागढ़ में। आगे शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, बहुत फेमस है। शुक्ला फांटा आपका नेपाल में अवस्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य। बोंडला आपका गोवा में है, कंगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, ओरांग असम में है, ऊषा कोठी आपका ओडिशा में स्थित है। तो इस हिसाब से आपका क्या सही होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। महुआंडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो ये झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या है? भीम बांध, ऑप्शन सी। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो पक्के पखुई बेसिकली आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यूपीएससी का प्रश्न 2018 का। पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा पक्के। गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? तो गोमर्दा बेसिकली आपका, देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, तो ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित।
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मैंने आपको बता दिया था, 3 राज्यों का ये हिस्सा है, राजस्थान, एमपी और यूपी। हरियाणा का ये हिस्सा नहीं है। पक्षी विहार और तितली संरक्षण की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? महुआ टाड अभयारण्य पलामू, तोपचांची अभयारण्य धनबाद, उद्धव पक्षी विहार कोडेरमा और लावलांग अभयारण्य चतरा। तो बेसिकली आपका उद्धव पक्षी विहार साहिबगंज में स्थित है तथा महुआ टाड अभयारण्य झारखंड के लातेहार में स्थित है। तो 2 उसमें आंसर सही थे, लेकिन इसलिए कोई भी इसका आंसर सही नहीं होगा। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है अब इसे। ओखला पक्षी विहार वैसे तो नोएडा में है, जब से गौतम बुद्ध नगर बनाए तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है अभी। पार्वती अरंगा गोंडा में है, समस्तपुर रायबरेली में है। इस हिसाब से मिला लीजिए इसको। सेकंड का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक बनेगा। हाल ही में देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसे एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? ब्लू मॉर्मोन करके एक तितली थी, ठीक है, ब्लू मॉर्मोन। सबसे पहले महाराष्ट्र ने इसको अपनी स्टेट तितली घोषित किया था। मैंने एक फोटो भी शेयर किया अपने टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें विभिन्न राज्यों ने जो राजकीय तितली अपने स्टेट की घोषित की है उसके मैंने लिस्ट बनाई थी। 6-7 स्टेट है आई थिंक, वो आप पढ़ सकते हो। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहां पर है? तो सबसे अधिक संभावना उसकी है पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट में। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये आपका 2 जिलों में विस्तृत है। उद्यान के अंदर कोई मानव स्थल नहीं है। देखिए वैसे तो नेशनल पार्क में कोई मानव स्थल नहीं होता, लेकिन देखिए इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर कई मानव स्थल मौजूद है। तो दूसरा गलत है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। इसके देखिए इसके अंदर स्थल है। वैसे तो नेशनल पार्क में कोर एरिया में कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसमें है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 3 यहाँ पर सही होगा। देखिए प्राय राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मानव वास स्थल नहीं होते, किंतु इसके अंदर कई मानव वास स्थल है। तो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। प्रथम तितली उद्यान कहां पर अवस्थित है? तो बन्नेरघट्टा, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, वहां पर हमारा प्रथम तितली उद्यान अवस्थित है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा, 29 जुलाई। सरकार की बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है? क्योंकि हमारे यहाँ टाइगर्स की संख्या बहुत ज्यादा गिर रही थी, इसलिए 1973 में टाइगर की संख्या को रिस्टोर करने के लिए हम ये प्रोजेक्ट लाए थे। तो भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था 1973 में। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, सेम क्वेश्चन 1973। बाघ परियोजना 1972, इसमें गलत है। 1972 में देखिए आपकी गिर परियोजना आई थी, याद रखिएगा। गिर परियोजना मतलब जो एशियाटिक या एशियाई शेर से संबंधित, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसमें कोई भी सही नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीसाइलाम। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास या टाइगर हैबिट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो नागार्जुन सागर श्रीसाइलाम के पास ये है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए सारे के सारे आपके टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उस समय शायद नहीं होगा, लेकिन अब इस समय सारे टाइगर रिजर्व आपके ये हैं। बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, नामदाफा अरुणाचल प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा। तो इससे मिला लीजिए, आपका पहला आपका सही। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो चिल्का लेक आपका कोई टाइगर रिजर्व परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है, उड़ीसा में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? कान्हा आप बेसिकली एक टाइगर रिजर्व है, तो आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बारहसिंगा वगैरह भी आपको काफी देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला देखते हैं, बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस और सुंदरवन। इसमें से कौन कौन से पूछ रहा है कि आपके बाघ आरक्षित क्षेत्र है? तो भीतरकनिका देखिए आपका ये बाघ आरक्षित क्षेत्र नहीं है। बांदीपुर, मानस और सुंदरवन ये सारे आपके बाघ आरक्षित क्षेत्र है। 1, 3 और 4 आपका सही होगा। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट इसमें ठीक है। एशियाई शेर इस समय केवल भारत में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ वनस्पति का सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में आपका कौन सा है? डंपा, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ही देखिए इसमें सुमेलित नहीं है। बुक्सा आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। निम्न में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो इसमें से कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व जो आपका है वो 2 राज्यों में है, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर यह स्थित है। बाघों का प्रमुख राज्य रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? सरिस्का और रणथंभौर 2 बहुत फेमस है, यहाँ पे दोनों राजस्थान में स्थित है।
निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो हाल ही में उस समय न्यूज में होगा बालपक्रम, राजाजी, बेतला नेशनल पार्क और आपका काजीरंगा। उस समय किसी को जब जिस साल ये क्वेश्चन आया होगा उस समय ये न्यूज में रहा होगा। देख लेते हैं। बी, 2015 में उत्तराखंड स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हो गया है। जब ये पूछा गया होगा उस समय न्यूज में होगा। अभी हाल ही में मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे लेटेस्ट तो रानीपुर है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है, और इसके अलावा इससे पहले रामगढ़, विषधारी है। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो किसको किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत? राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो देखिए इसकी अनुमानित संख्या सारी कोई आसपास भी नहीं है। 2967 टाइगर भारत में पाए जाते हैं 2018 की गणना के हिसाब से। तो आसपास भी देखिए, अगर 3000 भी कुछ होता तो लगा सकते थे, लेकिन कोई भी डेटा आसपास भी नहीं है, तो कोई भी इसमें देखिए सही उत्तर नहीं है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कथनों में कौन सा या कौन से सही है? भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो 30% बाघ ये कहा जा रहा है कि बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। तो इसमें अगर मैं बातूं तो आपका दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो 30% बाघ है हमारे, वो हमारे टाइगर रिजर्व के बाहर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का? तो जो कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व था उसने ये काम करना स्टार्ट किया था। उस समय ये न्यूज में रहा होगा जरूर, करंट अफेयर्स में। बांदीपुर कर्नाटक, मेलघाट की बात करें अगर तो आपका अरुणाचल, सॉरी माफ कीजिए, महाराष्ट्र, बुक्सा पश्चिम बंगाल और पक्कू या पक्के ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आपका क्या सही उत्तर होगा इसमें? ऑप्शन बी, बांदीपुर कर्नाटक सही मैचिंग है। मानस असम ये भी ठीक है। पेरियार केरल ठीक है। सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में स्थित है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो बेसिकली जो अरुणाचल प्रदेश का नामदाफा नेशनल पार्क है वहां पर हमें ये वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों के संदर्भ में देखा जाता है, ये बेसिकली टाइगर से संबंधित है। तो बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव इससे ये संबंधित है। डंपा मिजोरम ये ठीक है। गुमटी सिक्किम और सारामती शिखर नागालैंड। तो अगर बात करें इसमें से कौन कौन से सही मैचिंग है, तो गुमटी आपका देखिए सिक्किम में नहीं है, गुमटी आपका त्रिपुरा में स्थित। ठीक है, तो आपका दूसरा सही नहीं है इसमें। 1 और 3 आपका ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही। अब देखते हैं विविध। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? 1992 में। अब इसमें से कोई भी सही उत्तर इसमें है नहीं। ठीक है, 1992 में हाथी परियोजना शुरू हुई थी। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। सामान्यतः हाथी 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या केरल में है। ये तो गलत है, आपके सबसे ज्यादा कर्नाटक में स्थित है। तो चौथा तो आपका ये हट गया और ये वाला हट गया। अब बात करते हैं 40 वर्ष तक। देखिए ये भी गलत है, पहला और दूसरा केवल आपका इसमें सही होगा। ठीक है, नीचे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। सामान्यतः हाथी में 60 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो इसमें जो सत्यमंगलम आपका टाइगर रिजर्व है उसका महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको इस साल TX2 अवार्ड भी दिया गया है 2022 में। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो कंचनजंगा या खांगेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का एक मिक्स्ड साइट है। ठीक है, याद रखिएगा मिक्स्ड साइट की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। एकमात्र मिक्स्ड साइट भारत में यही है। 5 मौसमों का बाग स्थित है कहां पर? तो ये मेहरौली के समीप स्थित है 5 मौसमों का बाग। भारत में एशियाई एक्स की संख्या सर्वाधिक है। आज केवल लगभग 20,000 से 5,000 तक एक्स सदाबहार वनों में, शुष्क कटीले वनों में, अनूप क्षेत्रों और घास के मैदानों में फैले हुए अपनी प्राकृतिक आवासों में हैं। तथापि उनके आवास नम पर्णपाती वन है। भारत में एक्स की संख्या उत्तर पश्चिम से लेकर जहां वे उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के वन विभागों में पाए जाते हैं, कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक फैली हुई है। केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिणी बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है।
पूर्व में वह पश्चिम उत्तरी बंगाल, असम और कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। इसमें प्राणी एक्ट बेसिकली आपका है क्या, तो ये हाथियों के बारे में इस पूरे पैराग्राफ में बात हो रही है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है बेसिकली रामगंगा नदी से, जो गंगा की एक सहायक नदी है। हरिके आर्द्र भूमि, ब्यास और सतलुज का संगम, केवलादेव घाना, बानस और चंबल का संगम, कोलेरू झील, मूसी और कृष्ण का संगम। तो इसमें केवल आपका कौन सा सही है, आपका हरिके वेटलैंड जो कि आपका पंजाब में स्थित है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। पंजाब में अगर मैं 2 रामसर साइट और बताऊं आपको, एक है कंजली, एक है आपका रूपड़, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, केवल आपका एक इसमें सही है, बाकी दोनों केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और कोलेरू झील ये दोनों इसमें गलत है, ठीक है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। गंभीर और बाणगंगा नदी के कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है। अब देखते हैं कौन से संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। देखिए आईएएस में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं बहुत डिटेल में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, सत्यमंगलम तमिलनाडु में है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य ये आपका केरल में स्थित है। तो इसमें से जो आपका देखिए पापीकोंडा है आंध्र प्रदेश में, वो इसके क्षेत्र में नहीं आता, बाकी तीनों इसके क्षेत्र में आते हैं। 1, 3 और 4 यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्क, डॉल्फिन और कछुए और अन्य प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, कहां पर स्थापित किया गया है, आपका कच्छ की खाड़ी में। चिनार वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, चिनार बेसिकली आपका केरल में अवस्थित है। तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है कहां पर, तो कराईकल में अवस्थित है, कारिकली में। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहां पर है, तो ये क्यू इंग्लैंड में अवस्थित है। ये भी हमने टेलीग्राम ग्रुप में अपने कराया था, ठीक है। तो यही देखिए आज यहीं तक हम करते हैं, इसके बाद अगले चैप्टर में हम वैकल्पिक ऊर्जा से स्टार्ट करेंगे और आगे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज काफी पसंद आ रही होगी, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।